चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक की, जिसने हजारों सालों से विचारकों और नेताओं को सोचने पर मजबूर किया है। प्लेटो का रिपब्लिक। आइए इस महान रचना के मुख्य आइडियाज को समझते हैं। ये वो बुनियादी और कुछ हद तक परेशान करने वाला सवाल है जो प्लेटो अपनी इस किताब द रिपब्लिक में हमारे सामने रखते हैं। सोचिए, एक ऐसा समाज जो हर तरह से परफेक्ट हो, उसे बनाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो प्लेटो के जवाब तक पहुंचने से पहले हमें उस दौर में चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जहां प्लेटो रहते थे। एक ऐसा शहर जो लगातार अंदरूनी लड़ाई से बिखर रहा था। जरा सोचकर देखिए, पहले एक भयानक जंग, फिर एक जालिम तानाशाही का तख्तापलट, और इन सब के बाद आप अपने गुरु को, जिसे आप दुनिया का सबसे नेक इंसान मानते हैं, मरते हुए देखते हैं। एक नौजवान के तौर पर प्लेटो ने यही सब देखा था और इन घटनाओं ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। और इसी निराशा से निकलकर वो इस नतीजे पर पहुंचे। उन्हें लगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है। अमीरों और गरीबों के बीच, ओलिगार्क्स और डेमोक्रेट्स के बीच सत्ता की एक ऐसी खींचतान में फंसा है जिसका कोई अंत नहीं। तो इस पूरे केओस के जवाब में प्लेटो क्या करते हैं? वो सुकरात के जरिए एक बहुत ही रैडिकल, एक रेवोल्यूशनरी थॉट एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, एक समाधान खोजने के लिए। आइडिया बहुत ही सिंपल पर ब्रिलियंट है। उनका कहना था कि अगर हमें किसी एक इंसान के अंदर न्याय को समझना है, तो क्यों ना पहले एक पूरे न्यायपूर्ण शहर को ही बनाकर देख लें। मतलब बड़े स्केल पर जस्टिस को समझकर हम उसे छोटे स्केल पर, यानी इंसान की आत्मा में भी समझ पाएंगे। तो ये जो हाइपोथेटिकल शहर है कैलेपोलिस, इसकी नींव एक बहुत ही सीधे साधे प्रिंसिपल पर रखी गई है, स्पेशलाइजेशन। यानी जो जिस काम के लिए सबसे ज्यादा काबिल है वो वही काम करेगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। प्लेटो का मानना था कि एक शहर तभी हेल्दी रहता है जब हर क्लास अपना अपना काम करे और दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए, बिल्कुल एक स्मूथ चलने वाली मशीन की तरह। लेकिन शहर को करप्शन से बचाने के लिए जो नियम बनाए गए, खासकर शासकों के लिए, बस यहीं आकर ये पूरा थॉट एक्सपेरिमेंट एकदम शॉकिंग हो जाता है। अब सवाल ये है कि इन सब का मकसद क्या है। देखिए, बात बहुत सीधी है। प्लेटो का मानना था कि अगर प्राइवेट इंटरेस्ट्स को ही खत्म कर दिया जाए तो गार्डियंस उस लालच और गुटबाजी से आजाद हो जाएंगे जिसने एथेंस को तबाह कर दिया था। और यही रैडिकल स्ट्रक्चर हमें इस किताब के सबसे फेमस और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया तक ले जाता है। तो कैलिपोलिस में असली पावर किसके हाथ में है? अमीरों के नहीं, पॉपुलर नेताओं के नहीं, ताकतवरों के भी नहीं, बल्कि उनके हाथ में जिनके पास ज्ञान है। अभी जो फिलोसोफर किंग है वो नेताओं से बिल्कुल अलग है जिन्हें प्लेटो ने एथेंस में देखा था। प्लेटो ने तो उनकी तुलना उन नाविकों से की थी जो जहाज के स्टीयरिंग व्हील के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जबकि जहाज का मालिक बेचारा बस देखता रह जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक फिलोसोफर को वो सच्चा ज्ञान मिलता कहाँ से है? वो क्या है जो उसे राज करने के काबिल बनाता है? इसका जवाब प्लेटो अपने सबसे पावरफुल मेटाफर से देते हैं, एलेगोरी ऑफ द केव, यानी गुफा का रूपक। चलिए देखते हैं कि ये कैसे ज्ञान तक पहुंचने के सफर को दिखाता है। ये एलेगरी बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि एक फिलोसोफर का सफर कितना मुश्किल होता है। वो आम राय के अंधेरे से निकलकर सच की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी तक पहुंचता है, और इस प्रक्रिया में वो अक्सर अकेला पड़ जाता है। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आ सकते हैं, और अब हम ये समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा शहर एक इंसान का ही आईना है। यहाँ प्लेटो एक जबरदस्त कनेक्शन बनाते हैं। वो बताते हैं कि जैसे शहर के 3 हिस्से हैं, वैसे ही इंसान की आत्मा, उसकी सोल के भी 3 हिस्से होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जस्टिस सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, कोई कानून या कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ये तो एक अंदरूनी हार्मनी है, एक तरह की साइकोलॉजिकल हेल्थ, जब आत्मा के तीनों हिस्से अपना अपना काम करें और रीजन यानी तर्क सबको लीड करे। और यहीं पर रिपब्लिक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा समाज जहां हर चीज परफेक्टली ऑर्डर्ड हो, क्या ये खूबसूरत सपना है या फिर एक टोटलिटेरियन यानी तानाशाही वाला डरावना ख्वाब?